हाय हेलो एवरीवन। सो ज्वेलरी स्पेस से एक माइक्रो कैप कंपनी आरबीजेड ज्वेलर्स, इस कंपनी के Q3 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी पे डिस्कशन करेंगे कैसे नंबर्स रहे एंड यहाँ से आगे का कैसा आउटलुक, कैसी अपॉर्चुनिटी बनती है इस बिजनेस की। सो आरबीजेड ज्वेलर का बिजनेस मॉडल समझना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बिकॉज हमने लास्ट क्वार्टर में भी देखा था कि अगर हम सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे इस कंपनी की परफॉर्मेंस को असेस करेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगा। तो अगर आप आरबीजेड का बिजनेस मॉडल देखो तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये बाकी ज्वेलरी कंपनीज के कंपैरिजन में। ये कंपनी B2C सेगमेंट के अंदर भी है और B2B सेगमेंट के अंदर भी है। B2C में इनका अहमदाबाद के अंदर एक रिटेल आउटलेट है, 11,000 स्क्वायर फीट का वो आउटलेट है। और रिसेंटली कंपनी ने उसमें एक और फ्लोर ऐड किया है 3,000 स्क्वायर फीट का, मतलब एक और स्टोर ओपन नहीं किया है, उसी एग्जिस्टिंग स्टोर में एक और फ्लोर ऐड किया है इन्होंने। एंड मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो हमारा आउटलेट है इसमें कैपेसिटी है कि एनुअली हम 500 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब अगर आप रेवेन्यू टर्म में देखोगे तो ये जो B2C वाला बिजनेस है आरबीजेड के लिए ऑलमोस्ट 50% कंट्रीब्यूट करता है इनके टोटल रेवेन्यू के अंदर, और बाकी का 50% आता है इनके B2B सेगमेंट से। अब B2B में इनका मॉडल वैसे बिल्कुल सिंपल है, सेम वैसे ही स्काई गोल्ड की तरह, जैसे स्काई गोल्ड अपने क्लाइंट्स के लिए ज्वेलरी डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करता है, वैसे ही आरबीजेड के भी काफी मार्की क्लाइंट्स हैं। तनिष्क इनका क्लाइंट है, मालाबार, सेनको गोल्ड, इन सारे क्लाइंट्स के लिए आरबीजेड भी ज्वेलरी डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग करके उनको सप्लाई करता है। बट B2B में आरबीजेड का एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जॉब वर्क का। सो जॉब वर्क में कंपनी क्या करती है, इनकी क्लाइंट की तरफ से इनको एडवांस में गोल्ड मेटल बुलियन जो है वो मिलता है एंड आरबीजेड उसका डिजाइनिंग करके अपने क्लाइंट्स को सप्लाई करता है। तो अगर आप देखो तो आरबीजेड इस वाले सेगमेंट के अंदर कोई भी कैपेक्स नहीं कर रहा है अपनी इन्वेंट्री के ऊपर, या कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है अपनी इन्वेंट्री पे, बिकॉज वो सारी इन्वेंट्री उनको एडवांस में मिल रही है उनके क्लाइंट की तरफ से। तो इसमें जो रेवेन्यू में आरबीजेड काउंट करता है वो सिर्फ मेकिंग चार्जेस करता है। सो रेवेन्यू मिक्स में हमने देखा कि 50% रेवेन्यू आता है B2C से, लेकिन अगर आप वॉल्यूम पैरामीटर पे देखोगे तो ये जो जॉब वर्क वाला सेगमेंट है ये इस कंपनी के लिए 50% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब क्या हो गया कि ये वाला सेगमेंट में अगर वॉल्यूम का ग्रोथ अच्छा रहता है या डी ग्रोथ होता है, सो वो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को काफी ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। सेम हमने लास्ट क्वार्टर में भी देखा था, कंपनी का सेल्स ग्रोथ 57% था, मतलब टॉप लाइन में काफी अच्छा ग्रोथ था, लेकिन मार्जिन कंपनी के 19% से 12% पे आ गए। प्रॉफिट कंपनी का बिल्कुल फ्लैट था, 8 करोड़ का प्रॉफिट था, लास्ट ईयर भी 8 करोड़ था, मतलब सेल्स में 57% की ग्रोथ, लेकिन प्रॉफिट बिल्कुल फ्लैट रहा। सो नंबर देख के हमको लगा कि रिजल्ट बहुत खराब है, बट ऑफ कोर्स अगर आपको बिजनेस मॉडल की अंडरस्टैंडिंग है तो हमको समझ में आया कि जो इनका ये जॉब वर्क वाला डिवीजन है इसमें वॉल्यूम में डी ग्रोथ हुआ है, जिसकी वजह से इनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है। सो वो क्यों पड़ा था, बिकॉज इस बार जो आपका अक्षय तृतीया था इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो काफी लेट था, वो मई के अंदर था, जनरली वो अप्रैल में होता है। तो इनके जो क्लाइंट्स हैं जो इनको जॉब वर्क के लिए ऑर्डर देते हैं एडवांस में, वो ऑर्डर इनको लेट आया। जनरली वो ऑर्डर इनको Q2 के अंदर आता है तो उसका रेवेन्यू Q2 के अंदर फॉल होता है, लेकिन इस बार वो रेवेन्यू Q2 से शिफ्ट होकर के Q3 में आ गया, जिसका ऑलरेडी गाइडेंस मैनेजमेंट ने फर्स्ट क्वार्टर के कॉन कॉल में दिया था, हमने उसको कवर भी किया था। तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, जस्ट इनका एक ये सेगमेंट इस तरीके से काम करता है जिसमें रेवेन्यू थोड़ा सा शिफ्ट हो गया एक क्वार्टर, उसकी वजह से हमको प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट देखने को मिला था। अब लास्ट क्वार्टर के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्लियरली समझाया था कि जो भी इनका जो जॉब वर्क का डिवीजन है उसमें ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है एंड पूरा जो फेस्टिव सीजन है, वेडिंग सीजन है, उसके लिए मैनेजमेंट बहुत बुलिश है ग्रोथ को लेकर के। सो अब हमको देखना है कि थर्ड क्वार्टर में रिजल्ट कैसा आया है कंपनी का, एंड उसके बाद आगे आउटलुक भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप रेवेन्यू देखोगे आरबीजेड का, सो वाई में अगर हम देखें तो 67% की ग्रोथ है कंपनी के टॉप लाइन के अंदर, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में 50% से ज्यादा का ग्रोथ, सेकंड क्वार्टर में 57% का ग्रोथ, एंड थर्ड क्वार्टर में अगेन 67% का ग्रोथ। यानी कि टॉप लाइन में जो ग्रोथ मोमेंटम चल रहा है कंपनी का उसको इन्होंने सस्टेन रखा है थर्ड क्वार्टर के अंदर भी। प्रॉफिटेबिलिटी पे अगर हम देखें तो पीबीटी का जो नंबर है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो कंपनी का डबल हो गया वाई लेवल पे। 9 करोड़ का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 18 करोड़ हो गया कंपनी का, 100% का ग्रोथ है ऑलमोस्ट वाई। और पैट का नंबर अगर मैं देखूं तो इसमें 93% की ग्रोथ है। अब क्योंकि टैक्स एक्सपेंस इनका इंक्रीज हो गया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, इसलिए ये पूरा पीबीटी का ग्रोथ यहां रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, लेकिन स्टिल 93% का ग्रोथ आया है कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर। यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी के मैट्रिक पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी ने इस क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में पैट बिल्कुल फ्लैट था, लेकिन इस क्वार्टर में प्रॉफिट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अब यहां से आगे का कैसा आउटलुक लग रहा है, एक तो इससे हमको ये चीज समझ आती है कि जो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में बताया था कि ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है जॉब वर्क का, सो ऑर्डर बुक के साथ में एग्जीक्यूशन भी काफी अच्छा रहा है मैनेजमेंट का Q3 में, उसकी वजह से हमको ये नंबर्स देखने को मिले हैं। आगे का आउटलुक अगर हम देखें तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था FY25 के अंदर 500 से 600 करोड़ का ये रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं एनुअल बेसिस पे, और लास्ट ईयर इनका FY24 में जो रेवेन्यू था वो था 327 करोड़। यानी अगर आप ग्रोथ का रेंज देखो
तो 52% से 82% के आसपास का मैनेजमेंट ग्रो टारगेट कर रहा है FY25 के अंदर, रेवेन्यू के अंदर। अभी तक 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 396 करोड़ है, मतलब ऑलमोस्ट 400 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी कर चुकी है लास्ट 9 मंथ्स के अंदर। अगर हम 500 करोड़ वाले रेवेन्यू के एंगल से देखें तो कंपनी को सिर्फ 100 करोड़ और करना है फोर्थ क्वार्टर के अंदर, और इनका जो एनुअल गाइडेंस है वो अचीव हो जाएगा। और लास्ट ईयर फोर्थ क्वार्टर में इनका रेवेन्यू था 86 करोड़, यानी वाई लेवल पे अगर कंपनी फोर्थ क्वार्टर में 16-17% का ग्रोथ करेगी तो उनका जो 500 करोड़ का गाइडेंस है वो अचीव हो जाएगा। बट अगर 16-17% का ग्रोथ आता है कंपनी का फोर्थ क्वार्टर में तो वो एक्चुअली काफी अंडर परफॉर्मेंस होगा, बिकॉज जो इनके क्लाइंट्स हैं कल्याण, टाइटन, सेनको, ये सब इतने बड़े बेस पे 25-30-40% से ग्रो कर रहे हैं। आई मीन बहुत इजीली एक्सपेक्टेड है कि कंपनी एटलीस्ट 50% के रेट को तो मेंटेन रख सकती है जो इनका लास्ट 9 मंथ से चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनका जो एनुअल रेवेन्यू है FY25 का वो अराउंड 520 to 540 करोड़ के रेंज में आता है। देन पैट का नंबर अगर हम देखें तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है 35 करोड़ के प्रॉफिट का। अभी तक आप लास्ट 9 मंथ्स का नंबर देखोगे तो 30 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है। अब पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो 3 करोड़ का था, एंड कंपनी अगर 60% का ग्रोथ भी करती है उसके ऊपर तो ये जो गाइडेंस है 35 करोड़ का वो बहुत ईजिली अचीवेबल लगता है। मतलब क्या हुआ कि जो इनका एनुअल गाइडेंस था FY25 का, कंपनी बिल्कुल ऑन ट्रैक है, एटलीस्ट उसको उसको सरपास कर सकती है अगर इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, अदरवाइज वो अचीव तो बिल्कुल कर सकती है कंपनी FY25 के अंदर। उसके बेसिस पे अगर आप डील देखोगे तो करंट पी तो आपको दिखेगा 25-26 का, बट फॉरवर्ड पी स्टॉक का दिखता है हमको 23-24 का। इसका मतलब क्या हुआ कि Q1 में जब हमने इस बिजनेस को डिस्कस किया था, स्टॉक को डिस्कस किया था, तब जो री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी थी सेम री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी आज भी लगती है, बिकॉज स्टॉक प्राइस में कुछ खास एप्रिसिएशन हुआ नहीं है लास्ट 6-7-8-9 मंथ्स के अंदर, लेकिन बिजनेस में के अंदर अगर हम देखें तो कंसिस्टेंटली लास्ट 9 मंथ्स में ऑलमोस्ट 50-60% की ग्रोथ आई है, प्रॉफिट में काफी अच्छी ग्रोथ आई है। उस एंगल से अगर हम देखें तो डील अभी भी बहुत अट्रैक्टिव लगती है, काफी सॉलिड री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी लगती है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। बाकी इनका कल कौन कॉल है, अब उसमें देखना होगा कि मैनेजमेंट क्या गाइडेंस को इंक्रीज करता है नहीं करता है, वो सारी चीजें देखेंगे एंड उसको भी डिस्कस करेंगे। बट ऑफकोर्स डील अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है आरबीजेड के अंदर। एंड इनफैक्ट अगर अगर आप ये जो आप पूरा मार्केट में करेक्शन देखोगे, जिस तरीके की करेक्शन चल रही है, बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ऐसे बिजनेसेस हैं जिनका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है। मैनेजमेंट ने कई सारे बिजनेसेस के अंदर गाइडेंस को इंक्रीज भी किया है एंड वैल्यूएशन उनका और लिक्विडेटिव हो गया इस पूरे करेक्शन के अंदर। फोकस हमको बिजनेस के ऊपर करना है। ऑफकोर्स मतलब ऐसा टाइम नहीं है कि जैसा 1-2 साल पहले हम देख रहे थे कि हर 3 मंथ्स के अंदर 6 मंथ के अंदर स्टॉक डबल हो रहा था। वैसा टाइम हमेशा नहीं चलेगा। हमको देखना होगा कि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। जैसे आप देखोगे कि कई सारे बिजनेसेस हैं जिनका ग्रोथ रेट चला गया, मैनेजमेंट ने गाइडेंस को घटा दिया, उनका ऑर्डर बुक जो जिस रेट से पहले ग्रो कर रहा था अब उस रेट से ग्रो नहीं कर रहा है। उन बिजनेसेस को ऑफकोर्स अवॉइड करना है। मार्केट भी उनके स्टॉक को पनिश करेगा, लेकिन उसी के साथ में आप देखोगे ऐसे बिजनेसेस भी हैं जहां पे मार्केट का आज सेंटीमेंट खराब है लेकिन बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा है। जैसे आप देखो तो लास्ट 1 वीक के अंदर ही हमने 3-4 ऐसे बिजनेसेस डिस्कस किए हैं। स्काई गोल्ड है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, इंडिया शेल्टर है, आरबीजेड ज्वेलर्स है, जिनके रिजल्ट हर एक क्वार्टर में कंसिस्टेंटली अच्छे आ रहे हैं। मैनेजमेंट का गाइडेंस काफी स्ट्रांग है। कुछ के मैनेजमेंट ने गाइडेंस को और इंक्रीज भी किया है एंड इस करेक्शन की वजह से स्टॉक का वैल्यूएशन और ल्यूक्रेटिव हो गया है। फोकस हमको उन स्टॉक्स के ऊपर करना है, उन बिजनेसेस के ऊपर करना है। ऑफकोर्स ट्रैकिंग उनको करते रहना है। हमका कॉन कॉल भी डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी, लेकिन ये करेक्शन वगैरह को जितना ज्यादा हो सके उतना हमको अवॉइड करना है, उसको इग्नोर करना है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिजल्ट काफी अच्छा है। बाकी इनका कॉन कॉल होगा, उसको डिटेल में कवर करेंगे। आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।